हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के लेक्चर में हम गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेवोत्तम मॉडल। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट होगा चैनल का वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। हम जब भी लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलो आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि सेवोत्तम मॉडल एक्चुअली है क्या। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में सेवोत्तम मॉडल पे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर सेवोत्तम मॉडल के आसपास का कोई टॉपिक उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो आप गवर्नेंस के सेक्शन में ही नहीं बल्कि और सब चीज़ों में, जैसे पेपर थर्ड में, पेपर फोर्थ में भी आप मेंशन कर सकते हैं और अपने आंसर को सजा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि सेवोत्तम मॉडल क्या होता है। दोस्तों, सेवोत्तम मॉडल जो है ये एक गुड गवर्नेंस का मॉडल है। गुड गवर्नेंस क्या होता है कि जब कोई गवर्नेंस क्वालिटेटिव हो, मतलब कि वो क्वांटिटी पे फोकस करके न करके क्वालिटी पे फोकस करे, तो उसको हम गुड गवर्नेंस बोलते हैं। और गुड गवर्नेंस का ही ये एक मॉडल है जो कि सेकंड ARC के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि गवर्नेंस के फील्ड में हमको सेवोत्तम मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसका जो मीनिंग होता है वो है सेवा और उत्तम, मतलब कि सर्विस प्लस एक्सीलेंट। इसको उल्टा कर दीजिए कि गवर्नेंस का जो मतलब है, मतलब ये कि जो सेवोत्तम मॉडल चाहता है वो है एक्सीलेंट सर्विस डिलीवरी एंड एक्सीलेंट सर्विस कंप्लायंस। इसमें क्या होता है कि जब कोई गवर्नमेंट है वो केवल सर्विस डिलीवरी पे फोकस ना करके वो कंप्लायंस पर भी फोकस करती है, तो उसको हम सेवोत्तम मॉडल बोलते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। ठीक है, जो पब्लिक सर्विस डिलीवर करने का मैकेनिज्म है, टाइम पीरियड है, क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, वैल्यूज़ है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, इन सब चीज़ को इम्प्रूव करना सेवोत्तम मॉडल का ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, जो सेवोत्तम मॉडल का पिलर्स है, या आप ये कह सकते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सेवोत्तम मॉडल का, उसमें सबसे पहला जो मॉडल है, जो सबसे पहला पिलर है वो है सिटीजन चार्टर का। दोस्तों, सिटीजन चार्टर क्या होता है इसके बारे में हम इसके पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। हाँ, लेकिन मोटा मोटा आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि सिटीजन चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर पब्लिक ऑफिस के पास में होता है, हर पब्लिक ऑफिस जारी करती है, जिसमें उसके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज के बारे में बताया जाता है। उसकी क्वालिटी क्वालिटी क्या होती है, क्या क्वालिटी क्या होगी, स्टैंडर्ड क्या होगा, कितने टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा, और यदि आपको कोई शिकायत है तो उसका निवारण कहाँ होगा। ये सब चीज़ें सिटीजन चार्टर में बताई जाती हैं और इस डॉक्यूमेंट को सिटीजन चार्टर बोलते हैं। तो दोस्तों, जो सेवोत्तम मॉडल का पहला पिलर है वो है सिटीजन चार्टर। और जो ARC ने कहा है कि सिटीजन चार्टर में हमको क्या करने की आवश्यकता है, इसका वेल इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों, अभी तक जो हम देखते हैं कि सिटीजन चार्टर हमारा वो केवल लेटर में है, मतलब कि पब्लिक ऑफिस उसके लिए जिम्मेदार तो हैं, उसके लिए बनाने के लिए बाध्य तो हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई विशेष कदम, ठोस कदम नहीं उठाती हैं। तो सेवोत्तम मॉडल में ये कहा गया है कि जो सिटीजन चार्टर है उसको अच्छी तरह से इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए। दूसरा, उसकी मॉनिटरिंग कीजिए हमेशा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लागू हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब ये कि सिटीजन चार्टर कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पे नहीं कर रहा है, कहीं पे अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, उसमें जो भी गलतियां हैं उसको सुधारा जाए। और उसके साथ साथ सिटीजन चार्टर का हमेशा रिव्यू किया जाए। दोस्तों, समय के साथ लोगों की आवश्यकताएं और ज़रूरतें बदलती रहती हैं, इसलिए हर पब्लिक ऑफिस का ये ड्यूटी होना चाहिए, उसके वो इसके लिए कमिटेड होने चाहिए कि वो अपने सिटीजन चार्टर को समय समय पर रिव्यू करते रहें, ताकि उसको सिटीजन फ्रेंडली बनाया जा सके। मतलब ये कि उसको नीड बेस्ड बनाया जा सके।
हमेशा रिव्यू करने पे ये उनको पता चलेगा कि अब जो समय आ गया है इसमें लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, अपेक्षाएं क्या हैं, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसका जो दूसरा पिलर है वो है डिलीवरी कैपेसिटी। आपने केवल मेंशन कर दिया कि हम ये सर्विस देंगे, इस स्टैंडर्ड का देंगे, इस टाइम फ्रेम में देंगे, लेकिन अगर आपके पास जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, मतलब जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेज है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, अगर आप उसको इन्हांस नहीं करेंगे, आप उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो फिर वो सर्विसेज आपका डिलीवर नहीं हो पाएंगी प्रॉपर रूप में। तो इस पिलर में सेवोत्तम मॉडल ये कहता है कि सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर्स को पहचानिए, उन पे ध्यान दीजिए, उनकी आवश्यकताओं को फाइंड आउट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके हिसाब से अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए उनको। उनकी जो सेल्फ कैपेबिलिटी है, जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको एनहांस कीजिए। उसके साथ साथ जो आपके पास सोशल और फिजिकल या फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप मजबूत कीजिए। मजबूत इस तरह से कीजिए कि वो सिटीजन चार्टर में किए गए वादों के लिए वो कंप्लायंस हो। ठीक है, अब सोशल, फिजिकल और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपके पास अच्छे, मान लीजिए कि रोड है, कोई अगर फूड सप्लाई है, एफसीआई का कोई ऑफिस है, तो उसके लिए अच्छे रोड, ट्रैक्स, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स ये सब होने चाहिए। उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स में आपके पास अच्छे ऑफिसर्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए। और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, किस विधि से आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप मजबूत कीजिए। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो पिलर है सेवोत्तम मॉडल का, वो है ग्रीवांस रिड्रेसल का। ठीक है दोस्तों, सेवोत्तम मॉडल ये कहता है कि एक तो जो भी शिकायतें हैं लोगों की, उसको समय पे सुना जाए। मतलब उसका जो रिसीविंग है, रिसीविंग मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई अर्जी दिया है, कोई केस आपके पास फाइल किया है, तो वो आपको महीनों तक मिल ही नहीं रहा है। तो जो ये मॉडल है उसमें ये कहता है कि जो रिसीविंग मैकेनिज्म है उसको आप स्ट्रांग कीजिए, फास्ट कीजिए, उसके बाद उसको रेड्रेस कीजिए। मतलब ये कि जितना जल्दी संभव हो आप उसको सॉल्व कीजिए, और जो आपका क्लाइंट है, इट मीन्स जो पब्लिक है, उसकी शिकायतों का जल्दी से जल्दी निवारण कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इतना ही नहीं, ये मॉडल ये भी कहता है कि आप कुछ ऐसा कीजिए, ऐसा प्रयास कीजिए कि जो लोगों के अंदर शिकायत है, ठीक है, शिकायत आए ही ना, मतलब उसको प्रिवेंट कीजिए। और ये प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? आपका सिटीजन चार्टर स्ट्रॉन्ग करके और आपका डिलीवरी कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करके। अपना जो कमिटमेंट है उसको फर्म रखिए, सिटीजन चार्टर के अकॉर्डिंग काम कीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग, आवश्यकताओं के अनुसार ही आप अपना जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके दोस्तों, अगला हम देखते हैं कि जो मॉडल है वो 7 ऐसे स्टेप्स बताता है जिसकी वजह से जो गवर्नेंस है, या फिर जो सिटीजन चार्टर डिलीवरी मैकेनिज्म है, या फिर ग्रीवांस रिट्रेसल का जो पिलर है, उसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले अपने सर्विस को आप डिफाइन कीजिए। ओके दोस्तों, मतलब ये कि आपका जो काम है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप सबसे पहले उसको डिफाइन कीजिए कि हाँ, हम ये काम करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप अपने टारगेट क्लाइंट्स या टारगेट बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपनी सेवाओं को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए, और उसके साथ साथ अपने जो आपका टारगेट ऑडियंस है, आप जिसको सर्विस डिलीवर करना चाहते हैं, आप उनकी पहचान कीजिए। ओके दोस्तों, दूसरा है कि सेट स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फॉर ईच सर्विसेज। आपके पास आप जितनी भी सेवाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप सबसे पहले उसका एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए। स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करेंगे दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि आप फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को ले लीजिए, तो सबसे पहले वो ये बताए कि हाँ, हम इस क्वालिटी का राशन लोगों को देंगे, और उसके लिए नियम और शर्तें, नॉर्म्स डिफाइन करें कि जो जो व्यक्ति इस चीज़ को, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, वो हमारा टारगेट ऑडियंस है।
ठीक है, वो हमारा टारगेट बेनिफिशियरीज है। ओके दोस्तों, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है डेवलप कैपेबिलिटी टू मीट द सेट स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है कैपेबिलिटी का। मतलब ये कि आपने स्टैंडर्ड बना दिया, आपने अपने आप को डिफाइन कर दिया कि हम कौन कौन सी सर्विस देने जा रहे हैं और कैसे कैसे देने जा रहे हैं, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि उस सर्विसेज को आप डिलीवर कर सके टाइमली और फास्टली। तो फिर उस जो सेट स्टैंडर्ड है फिर उसका कोई मतलब, कोई वैल्यू नहीं रह गया। ओके दोस्तों, तो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी डिलीवरी कैपेसिटी को भी इन्हांस कीजिए, इंक्रीज कीजिए। ठीक है, अगला जो स्टेप है वो है परफॉर्म टू अचीव द स्टैंडर्ड। जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसी स्टैंडर्ड पे फोकस रखें और उसी के अनुसार परफॉर्म करें। ठीक है, अगला स्टेप है मॉनिटर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड। आप अपने जो भी आप कर रहे हैं आप उसकी मॉनिटरिंग करिए। ठीक है, आप उस पर क्लोज आई रखिए ताकि आपको पता चले कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है, सपोज दैट कि हमने ये डिसाइड किया था, हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया था कि हर महीने हमारा जो लक्ष्य होगा वो 5,000 पुअर पब्लिक को फूड सप्लाई करना है और इस क्वालिटी का करना है। तो आप उसको मॉनिटर कीजिए कि क्या हम 5,000 लोगों तक पहुंच पाए, क्या हम 5,000 लोगों को जो क्वालिटी हमने डिफाइन की है उसी क्वालिटी का फूड हम सप्लाई कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो मॉनिटरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम और स्कीम। ओके, अगला जो स्टेप है इनका वो है इवेल्युएट द इम्पैक्ट थ्रू एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आप ओनर हैं और आप ही उसको मॉनिटर कर रहे हैं, आप ही उसका इम्पैक्ट इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने प्रति बायस हो जाएं। लेकिन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि काम कर रहे हैं आप, ठीक है, मान लीजिए सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं आप, सर्विस रिसीव कर रहा है आपका क्लाइंट, लेकिन जो उसका इवेल्युएशन हो वो थर्ड पार्टी करे, कोई ऐसी एजेंसी करे जिसका इन दोनों से कोई डायरेक्ट लिंक ना हो। ओके दोस्तों, अगला जो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन द मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब आप मॉनिटरिंग करते रहेंगे, जब आप अपनी सर्विसेज का इवेल्युएशन करते रहेंगे, इससे क्या होगा कि आपको अनुभव होगा कि कहाँ कहाँ पे हमारा शॉर्टफॉल है और कहाँ कहाँ पे हम गुड कंडीशन में हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भी आपको कोई फॉल्ट दिखाई देगा तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो इसका जो कहने का मतलब ये है कि अपना जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है, जो तरीका है, उसको आप कंटिन्यूअस इम्प्रूव करते रहिए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जो सेवोत्तम मॉडल है उसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, पहला जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, इट इज़ ए क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं किस फ्रंट पे। आप आपको पता है कि आपका क्लाइंट कौन है और आपके क्लाइंट को पता है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है। ठीक है, तो जो यहाँ पे इंटरफेस बन के आता है वो एक क्वालिटी मैनेजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इन्फॉर्म्ड हैं, दोनों कमिटेड हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं और दोनों एक दूसरे की अपेक्षाओं को जान रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई फुल इन्फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है तो जो उसका मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता है वो अच्छा होता है, मतलब क्वालिटेटिव होता है। ओके, अगला जो सिग्निफिकेंस है वो है इट गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू सिस्टमेटिक इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट। ठीक है दोस्तों, ऑब्वियसली जब भी अगर अच्छा मॉडल है गवर्नेंस का तो वो हमेशा अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको लागू कर रहा है उसके सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट में ये मॉडल हमेशा उसको गाइड करता है। कैसे गाइड करता है? क्योंकि इस मॉडल में 3 पिलर्स हैं और उस 3 पिलर्स में ये कहा गया है कि इन तीनों पिलर्स को कैसे कैसे इम्प्रूव करना है। तो इससे एक गाइडलाइन उनको मिलेगी, एक समझ लीजिए कि एक रास्ता दिखेगा कि अच्छा हाँ हमको इस तरह से काम करना है। ठीक है, अगला यूजिंग दिस एनालिसिस प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आर ग्रेजुअली एंड सिस्टमेटिकली इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है,
देखिए जो सेवोत्तम मॉडल है ना, ये थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इसमें प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा की गई हैं। तो इससे क्या होगा कि जो सलूशन निकल के आएगा वो प्रैक्टिकल होगा, ये नहीं कि केवल एसी रूम में बैठ के आप किसानों के बारे में सोच रहे हैं, आप ग्राउंड रियलिटी नहीं जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सेवोत्तम मॉडल के तहत गवर्नेंस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको ग्राउंड रियलिटी पता होगी। ठीक है, क्योंकि अच्छी तरह से सिटीजन चार्टर लागू करने का मतलब ये होता है कि आप पहले सिटीजन चार्टर बनाने के पहले ग्राउंड वर्क कीजिए और लोगों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को समझिए, तब जाकर के आप अपना सिटीजन चार्टर बनाइए। तो इससे क्या होगा कि जो ग्राउंड रियलिटी है, जो बेसिक नीड है लोगों की, आपके टारगेट ऑडियंस की, वो आपको पता चलेगा, वो आपके सामने निकल के आएंगी। इसलिए जो भी सलूशन आप खोजेंगे, जो भी सलूशन आप बताएंगे, वो प्रैक्टिकल होगा। ओके, इसके बाद द फ्रेमवर्क इनेबल्स इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू अंडरटेक अ सिस्टमेटिक, क्रेडिबल, अथेंटिकेटेड सेल्फ असेसमेंट फॉर सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फ्रेमवर्क है, ऑब्वियसली ये इतना प्रैक्टिकल है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसके तहत काम करता है तो वो सिस्टमेटिक इवॉल्वमेंट पहली बात होगा उसका। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन सिस्टमेटिक होगा, और जो असेसमेंट होगा वो क्या होगा, क्रेडिबल होगा। ठीक है, क्रेडिबल होगा, अथेंटिकेटेड होगा। कैसे कि अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम है, आपके पास ऐसा कोई मॉडल है जहाँ पे सर्विस डिलीवरी करने वाला और सर्विस प्राप्त करने वाला दोनों का इंटरफेस एकदम सामने है, दोनों एक दूसरे से हमेशा इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सामने हैं, दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, तो जो भी असेसमेंट होगा वो अथेंटिकेटेड होगा। कैसे, मान लीजिए कि सर्विस प्रोवाइडर है, वो कुछ क्लेम कर रहा है कि हमने 4 करोड़ लोगों के घर में गैस कनेक्शन दे दिया। ठीक है, लेकिन जो सर्विस रिसीव करने वाला व्यक्ति है, जो सर्विस रिसीव करने वाला ग्रुप है, वो ये कह रहा है कि नहीं, आपने जो बता रहे हैं, आप तो इतना किए ही नहीं, आप तो केवल 2 करोड़ लोगों 200 लोगों को कनेक्शन दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो उनका असेसमेंट है वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर जब दोनों लोग यही बात कहेंगे कि नहीं ठीक है, जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो 500 लोगों को प्रॉमिस किया था और 500 लोगों को, हम 500 लोग हैं जिसको उन्होंने सर्विस डिलीवर किया है, तो इसके लिए जो उनका असेसमेंट होगा वो क्या होगा, अथेंटिकेटेड होगा, और सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी भी पॉसिबल होगा। क्योंकि जो सिटीजन है, मतलब कि जो क्लाइंट है, जो टारगेट बेनिफिशरीज हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट इंटरफेस में है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद जो सेवोत्तम मॉडल, हालांकि अभी हर जगह लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, सेवोत्तम मॉडल को लागू करने के लिए एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, जो होता है आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, अगर उसका हेल्प लिया जाए गवर्नेंस में, तो उसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। तो दोस्तों जो ई गवर्नेंस है वो क्या करता है कि जो भी इंटरफेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। लेकिन दोस्तों उसके पहले, अगर जो सेवोत्तम मॉडल है वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर उसमें जो इंड यूजर फीडबैक है उसको लेने के लिए हमारे पास जो निकल के आता है वो होता है सोशल ऑडिट। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि सोशल ऑडिट क्या होता है, लेकिन अभी मोटे तौर पे आप ये जान लीजिए कि जब भी कोई सर्विस डिलीवरी हो रही है, तो या फिर कोई एक्शन लिया जा रहा है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है गवर्नेंस के द्वारा, तो उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, उसका जो ऑडिट किया जाता है, उसकी जो मॉनिटरिंग की जाती है, ऑडिट का सेंस कि उसका डिटेल देखा जाता है कि इससे किसको किसको लाभ हो रहा है, किसको किसको हानि हो रही है, किसको किसको इससे किसमें कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर जब हम इवेल्युएट करते हैं, ये सब चीज़ें जब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोशल ऑडिट। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम सोशल ऑडिट और उसके साथ साथ हम ई गवर्नेंस भी करेंगे। ठीक है, तो जो सेवोत्तम मॉडल है उसको अच्छी तरह से लागू करने के लिए और उसके प्रभाव को जानने के लिए हम दो चीज़ों को फोकस करते हैं। पहला है सोशल ऑडिट और दूसरा है ई गवर्नेंस। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम इन्हीं दोनों टॉपिक पे बात करेंगे, और आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं।
दोस्तों उसके पहले हम आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और आपका जो भी कमेंट, सजेशन या डिमांड है उसको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। उसके साथ साथ दोस्तों हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको इस लेक्चर का पीडीएफ भी मिलेगा। दो जगह पे आप पा सकते हैं, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, डायरेक्ट उस पर हिट करके आप डायरेक्ट आप पीडीएफ पा सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ड्रीम कैंपस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इस लेक्चर के पीडीएफ के अलावा भी बहुत सारे यूजफुल पीडीएफ, नोट्स, बुक्स और रिकमेंडेशंस आपको मिलेंगी। दोस्तों उसके साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे चैनल पे ईपीएफओ के लिए इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी चल रही है। यदि आप ईपीएफओ के लिए अपीयर हो रहे हैं और आपको ज़रूरत है अच्छे लेक्चर्स की, तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और उस वीडियोज़ को देखिए। ओके दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।